हेलो स्टूडेंट्स, वेल्थ इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसके क्षेत्र में आने वाली बातें देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर के आधार देखें। सबसे पहले तो अध्ययन की इकाई। जब हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ देखा, उसी से क्लियर हो गया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी एक उपभोक्ता का आर्थिक व्यवहार, एक उत्पादक के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन, एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली बचत, एक उत्पादन के द्वारा किया जाने वाला विनियोग स्तर। तो एक व्यक्ति से रिलेटेड बातें किसमें पढ़ी जाती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। लेकिन समष्टि जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, वो किसका अध्ययन करता है? समग्र, सारी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समग्र अर्थव्यवस्था का समूचे रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इसके अध्ययन की जो इकाइयां हैं वो छोटी होती है, लेकिन इसके अध्ययन की इकाई सारी अर्थव्यवस्था है। तो इसका क्षेत्र क्या हो गया? विशाल या बड़ा। ये विस्तृत है इसकी व्याख्या, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा। दूसरा अंतर का आधार यदि अपन देखें, मान्यताओं के आधार पर अंतर का आधार जिनके आधार पर हम इनमें डिफरेंस कर रहे हैं। पहला हमने कहा अध्ययन की इकाई, दूसरा हम कह रहे हैं मान्यताएं। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, सभी जो बाजार है पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वहाँ कीमत निर्धारण कहाँ से होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। कोई व्यक्ति या सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता है। हर चीज का निर्धारण बाजार में स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं यदि अपन देखें तो ये क्या मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन कार्य करने के लिए या राष्ट्रीय आय को इंक्रीज करने के लिए हम साधनों को पहले से ही विभिन्न भागों में बांट देते हैं। उत्पादन करने के लिए हमारे पास जितने भी संसाधन है, उनको राष्ट्रीय आय के लेवल को बढ़ाने के लिए उनका प्री डिटरमाइनेशन कर दिया जाता है। उनका पहले से ही बंटवारा कर दिया जाता है कि कौन से उत्पादन कार्य में कितने साधन काम में लगेंगे और उनको क्या आय का स्तर प्राप्त होगा। तो दोनों की मान्यताओं में भी डिफरेंस है। फिर तीसरा डिफरेंस, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका जो दूसरा नाम देते हैं उसको तो हम कहते हैं कीमत सिद्धांत, और समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बताया था हमने पहले वाले वीडियो में? आपको क्या नाम देते हैं इसको? आय व रोजगार सिद्धांत। इसका नाम क्या है? आय व रोजगार सिद्धांत। आय व रोजगार सिद्धांत। नेक्स्ट डिफरेंस यदि अपन देखें तो इनकी विषय वस्तु के आधार पर भी हम इनमें अंतर कर सकते हैं। विषय वस्तु के आधार पर इनका डिफरेंस देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? विषय वस्तु का अंतर। चौथा अंतर है विषय वस्तु के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे एक उत्पादक के व्यवहार के सिद्धांत, एक उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा? आय और रोजगार के सिद्धांत। आय और रोजगार से रिलेटेड जितनी थ्योरी है, और यदि उनमें चेंजेस आते हैं तो व्यापार चक्र के सिद्धांत, साथ ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे महंगाई की समस्या है, गरीबी की समस्या है, असमानता की समस्या है, इसको हम किसमें पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो दोनों की विषय वस्तु जो है उसके आधार पर भी इनका हम डिफरेंस कर सकते हैं। फिर पांचवा डिफरेंस करते हैं हम उद्देश्य के आधार। उद्देश्य के आधार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के लिए तो कल्याण को अधिकतम करना और उत्पादकों के लिए लाभ को बढ़ाना।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन्हीं नियमों को, सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिनके आधार पर एक उपभोक्ता अपने कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है और एक उत्पादक कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य तो हो गया व्यक्ति का कल्याण करना, और एक उत्पादक यदि उत्पादक के रूप में व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी प्रॉफिट को अधिकतम करना। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य है भाई? हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार स्तर को उन्नत करना, ताकि हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसको और अधिक बढ़ा सकें। तो राष्ट्रीय आय के लेवल को बढ़ाना तो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत आर्थिक कल्याण को बढ़ाना, या उत्पादक के नाते जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उत्पादन कार्य में उसके लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट जो डिफरेंस करते हैं हम इनका संतुलन स्थिति का के अध्ययन के आधार पर, छठा आर्थिक विश्लेषण। जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र वो कौन से संतुलन बताता है? आंशिक संतुलन। इसके विश्लेषण जो है आंशिक संतुलन पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो संतुलन है आंशिक संतुलन पर आधारित है, जबकि समष्टि के जो संतुलन है वो सामान्य संतुलनों पर आधारित है। इसके विश्लेषण सामान्य संतुलनों की बात करते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो संतुलन है वो आंशिक संतुलन बिंदुओं को बताते हैं। नेक्स्ट जो हम अंतर कर सकते हैं वो विरोधाभास के आधार पर। विरोधाभास के आधार विरोधाभास क्या है? व्यष्टि और समष्टि का। व्यष्टि कहता है बचत करना गुण है, बचत करना गुण, व्यक्तिगत गुण। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? बचत करना समष्टि आधार पर गलत। गलत कैसे? समष्टि का मतलब होता है सारा, समग्र, योग, कुल, औसत। हम तो कहते हैं हर व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, व्यक्तिगत आधार पर बचत करना एक गुण है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र कहता है बचत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बचत करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मांग है वो कम हो जाएगी। मांग यदि कम होगी तो उत्पादन कार्य कम होंगे, उत्पादन कम होंगे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो आय का स्तर घटेगा, और आय का स्तर घटेगा तो बचतें पुनः कम हो जाएगी। तो जो बचत हमने अच्छे के लिए की वही बचत हमारी आय में कमी का कारण सिद्ध हुई। ये बात समष्टि आधार पर लागू होती है। सभी व्यक्ति एक साथ बचत करने लगे तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, मांग कम होने से उत्पादन कार्य कम, उत्पादन कार्य कम से आय और रोजगार के स्तर घटने लगते हैं और अर्थव्यवस्था के अंदर अवनति आने लगती है। तो व्यष्टि आधार पर तो बचत करना गुण माना जाता है, लेकिन समष्टि आधार पर बचत करना एक गुण माना जाता है। तो ये भी इनके डिफरेंसेस के अंदर शामिल कर ली जाने वाली बात है। तो हमने इन विभिन्न आधारों पर देखा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बहुत अधिक अंतर है। मुख्य अंतर तो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ता है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो समष्टि आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। समष्टि आर्थिक समस्याएं क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, सभी से रिलेटेड है। और व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएं क्या है, उपभोक्ता के कल्याण को अधिकतम करना, उत्पादक के लाभ को बढ़ाना, उनका समाधान हम व्यष्टि में ढूंढते हैं, और जो समष्टि वाली समस्या है उनका समाधान हम समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ढूंढने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो अंतर हमने कहा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन बताता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि चरों के संतुलन बिंदुओं पर आधारित विभिन्न तुलनात्मक स्थितियां बताता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि चरों के संतुलन बिंदुओं को हमें सूचित करता है कि अलग अलग समय अवधियों में समष्टि घटक यदि बदल गए तो संतुलनों पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक लास्ट डिफरेंस हमने विरोधाभास के आधार पर किया था कि व्यष्टि आधार पर बचत करना गुण है, जबकि समष्टि आधार पर बचत करना एक बुराई बन जाती है।
अगला जो टॉपिक है हमारा इसी पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 1 में, सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। सकारात्मक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर सकारात्मक, जिसको हम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, आदर्शात्मक सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। इनके डिफरेंसेस को भी यदि अपन देखें, सकारात्मक जिसका इंग्लिश में नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और आदर्शात्मक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थशास्त्र की पहली बात यदि हम अंतर के आधार पर देखें तो यह उन आर्थिक तथ्यों से रिलेटेड है जो ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या स्थिति है। यह है क्या है का अध्ययन करता है। क्या है, क्या है, क्या था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तक सीमित। इसके जो समय अवधियां हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दो तीनों है, लेकिन ये क्या है तक सीमित है। इसके जो स्टेटमेंट है वो हमने क्या है की बात करते हैं, लेकिन इसके जो तथ्य हैं उसमें ये है क्या होना चाहिए। इसमें ये पढ़ते हैं क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। फ्यूचर से संबंधित बात हम करते हैं, वास्तविक स्थिति को अध्ययन करने के बाद हम ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द आ गया वहाँ हमारा कौन सा अर्थशास्त्र हो जाता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। जैसे हम कहते हैं अमुक वस्तु की मांग इतनी रही, अमुक वस्तु की सप्लाई इतनी रही, मांग और पूर्ति के आधार पर 3 रुपया प्रति इकाई इस वस्तु की कीमत निर्धारित हो गई है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि निर्धारित कीमत स्तर 2 रुपया होनी चाहिए या निर्धारित कीमत स्तर 5 रुपया होनी चाहिए, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र पर। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र अपने विश्लेषण को क्या है तक सीमित रखता है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बात करता है क्या है के साथ साथ इसमें हम पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। अब इसके स्टेटमेंट, चूंकि क्या है की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो भी स्थितियां हैं उनकी सत्यता सूचित करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के फिगर और फैक्ट्स दे सकता है। तो इसके जो तथ्य हैं, तथ्य, सत्य और झूठ दोनों प्रकार से बताए जा सकते हैं। इसके जो स्टेटमेंट हैं वो सच भी हो सकते हैं और उनकी नकारात्मकता या असत्यता सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स या फिगर दिए जा सकते हैं। तथ्य बता सकते हैं, बातें कह सकते हैं उनकी सत्यता और असत्यता के लिए कि नहीं ये बात सच नहीं है, इतने रुपए नहीं थी कीमत, इतने रुपए थी या इतने रुपए रखी गई थी। लेकिन ये क्या है, ये मात्र विचार होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इसीलिए इनको न तो हम सत्य बता सकते हैं और नहीं हम कह सकते हैं कि ये झूठ है। सच और झूठ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र तो अपने विचार रखता है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, तो ये केवल विचार मात्र होते हैं, जबकि इसके तथ्य सत्य और झूठ दोनों प्रकार से बताए जा सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, इसमें कोई आदेश और उपदेश नहीं होते। सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर वास्तविकता को सूचित करता है, वास्तविकता सूचित करता है, इसीलिए इसमें कोई आदेश और उपदेश नहीं होते। इसके अंदर आदेश और उपदेश दिए जाते हैं, आदेश और उपदेश दिए जाते हैं। क्योंकि इसमें हम चाहिए की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना गलत था। तो आदेश और उपदेश की बात जहाँ होगी वहाँ हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होगा, और जहाँ वास्तविकता या एक्चुअल स्थिति बताई जाए कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में ये घटना घटी तो इसके पीछे ये कारण रहा, तो वो कौन सा अर्थशास्त्र हुआ, हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र। लास्ट जो डिफरेंस यदि हम करें तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर अपन
जो बात न्याय संगत है या नहीं वो नहीं बताते। न्याय संगतता से इसका संबंध नहीं है, न्याय संगतता से इसका संबंध नहीं, इसका संबंध नहीं। और वो क्या है, न्याय संगतता से जुड़ा हुआ आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसको अपन वैल्यू जजमेंट के लिए प्रयोग में लेते हैं, मतलब ये चीज न्याय संगत है या नहीं, इसके लिए आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। जबकि वैल्यू जजमेंट के लिए हम कभी भी सकारात्मक अर्थशास्त्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो तो वास्तविक स्थिति को सूचित करता है। तो सकारात्मक और अर्थशास्त्र के अंदर भी विभिन्न प्रकार से डिफरेंसेस है। सकारात्मक अर्थशास्त्र के जो तथ्य हैं वो क्या है को सूचित करते हैं, वास्तविक स्थिति क्या है अर्थव्यवस्था में उसको बताते हैं, और वास्तविक स्थितियां बताने के लिए स्टेटमेंट को हम सत्य या झूठ भी परिवर्तित कर सकते हैं। सच को झूठ बताया जा सकता है या झूठ को सत्य बताया जा सकता है। आदेशों और उपदेशों से इसका कोई लेना देना नहीं है, उनसे ये कोसों दूर है, और इसका संबंध न्याय संगतता से या नैतिक शिक्षा से कभी नहीं होता। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में जब आदेश और उपदेश दिए जाते हैं, आदर्शों की बात जब कही जा रही है, तो न्याय संगतता के साथ इसका घनिष्ठ संबंध जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हम क्या होना चाहिए इसको पढ़ रहे हैं, तो ये हमें आदेश और उपदेश के साथ सम्मिलित कर लेता है। तो आज के वीडियो में हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस किया, ये पढ़ा, साथ ही ये देखा सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में हम अंतर किस आधार पर कर सकते हैं, ताकि आप ये भी बता सके कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।